गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी। सबसे पहले मैं आप लोगों का वेलकम करता हूं कि आप लोगों ने ट्वेल्थ क्लास में जो कदम रखा है, ट्वेल्थ क्लास में जो आपकी जो नई क्लास है उसका पहला लेक्चर जो है आज, और वो भी बायोलॉजी का है कि नहीं। बायोलॉजी मेडिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए बायोलॉजी एक हार्ट कह सकते हैं, उसका ब्रेन कह सकते हैं हम। एक बॉडी में जैसे हार्ट के बिना बॉडी का कोई मतलब कोई भी वैल्यू नहीं है, या फिर कोई भी मायने नहीं रखती है बॉडी उसके लिए, उसके बिना, ठीक है ना। वैसे ही बायोलॉजी मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए बायोलॉजी ही उसका हार्ट या फिर ब्रेन जो वाइटल ऑर्गन है वो आप कह सकते हो, ठीक है ना। और बच्चा जो है इसमें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है। हम्म, और लेना भी चाहिए। मैं तो कहता हूँ हर सब्जेक्ट के अंदर आपको इंटरेस्ट लेना चाहिए अगर आपको अच्छा डॉक्टर बनना है तो। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे कि सर क्या पढ़ाना चाहते हैं, कौन सी यूनिट स्टार्ट करना चाहते हैं। जैसे कि आपको पता है कि ट्वेल्थ क्लास में 5 यूनिट हैं। फर्स्ट रिप्रोडक्शन, सेकंड जेनेटिक्स, थर्ड ह्यूमन वेलफेयर एंड डिजीज, फोर्थ बायोटेक्नोलॉजी एंड फिफ्थ इकोलॉजी। तो इन 5 यूनिट में से आप ये स्ट्रक्चर देख के आपके दिमाग में सबसे पहले कौन सी यूनिट आती है, और मुझे पता है सब बता देंगे, ठीक है ना। डाउट क्लासेस में मुझे ज़रूर बताना कि आपने गैस किया था या नहीं किया था, या फिर आपने क्या गैस किया था एक्चुअल में, ठीक है ना। सबसे पहला डाउट तो मेरा है जो आप डाउट क्लास में क्लियर करोगे, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे जो आती है, मैंने नाम मेंशन इसलिए नहीं किया, अगर आप लोग इसका भी नाम ना बता पाए तो फिर क्या बताओगे, है कि नहीं। इसका नाम, इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए तो क्यों, क्योंकि फेमस लोगों का नाम बताया थोड़ी ना जाता है, उनका नाम तो सबको पता रहता है कि नहीं है। फेमस लोगों का नाम पता रहता है। अब मैं फेमस क्यों बोल रहा हूँ इस स्ट्रक्चर को, हम्म जिसकी वजह से आपकी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई हैं, उसका रीज़न भी एक यही स्ट्रक्चर है। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मीन्स जिसकी वजह से लॉकडाउन लगा हुआ है उसका, उसके पीछे का रीजन भी यही स्ट्रक्चर है। बस फ़र्क इतना है, ये स्ट्रक्चर वायरस के अंदर एक्टिवेट हो गया है। वायरस एक नॉन लिविंग पार्टिकल होता है ना, अगर वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से दूर है तो, किसी लिविंग के कांटेक्ट में नहीं है तो, जैसे ही उसके कांटेक्ट में आ जाए तो ये एक, इसका जो जेनेटिक मटेरियल क्या है ये एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट मतलब उसकी मशीनरी को यूज करके रेप्लिकेशन प्रोसीड करने लग जाता है ना। तो समझ गए आप कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो हम बात करते हैं डीएनए किसके अंदर आता है, रिप्रोडक्शन के अंदर, जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, इकोलॉजी या फिर ह्यूमन वेलफेयर एंड डिजीज। देखो डीएनए आता हर किसी चीज़ के अंदर है, लेकिन हम डीएनए के बारे में कहाँ पढ़ते हैं, जेनेटिक्स के अंदर। तो मैं जेनेटिक्स की दुनिया में आप लोगों का बहुत ही तहे दिल से वेलकम करता हूँ, क्योंकि ये जेनेटिक्स जो है ना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जेनेटिक्स स्टार्ट क्यों की मैंने आज, जेनेटिक्स से ही स्टार्ट क्यों किया मैंने आज, क्योंकि देखो एक तो ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सबसे ज़्यादा जो वायरल होने वाला टॉपिक भी यही है। और अगर आगे आपको बायोलॉजी के अंदर कोई टेक्निक्स निकालनी है तो भी आपको जेनेटिक्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि टेक्निक कहाँ से निकल सकती है, डीएनए से। डीएनए में टेक्नोलॉजी ला सकते हैं हम, सेल के अंदर टेक्नोलॉजी ला सकते हैं, वो भी डीएनए से ही होगी, क्योंकि सारे एंजाइम तो यही बना रहा है, सारे एक्सप्रेशन तो इसी के पास में, सॉरी इंफॉर्मेशन तो इसी के पास में है। वही जाके आगे फ्यूचर में एक्सप्रेशन करके एक सेल के अंदर एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनता है और एक नई टेक्नोलॉजी भी बनती है, ठीक है ना, जिसको हम बायोटेक्नोलॉजी का नाम दे देते हैं। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपका जेनेटिक्स को कंटिन्यू करता हूँ। देखिए जेनेटिक्स एक्चुअल में होती क्या है, जेनेटिक्स एक्चुअल में होती क्या है। जेनेटिक्स जो है, जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, सॉरी ऑफ हो आएगा, branch of biology that deals with the study of heredity and variation, branch of biology that deals with the study of heredity and variation, ठीक है ना। आपको इस कंप्लीट डेफिनेशन में से ये दो वर्ड बहुत अच्छे से याद रखने हैं। कौन कौन से, ये दो वर्ड,
ठीक है ना, हेरिडिटी एंड वेरिएशन, इसी की वजह से ये दुनिया चल रही है, सीरियसली इसी की वजह से चल रही है, इन दो वर्ड्स की वजह से चल रही है। अब ये मत कह देना यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्या उनकी वजह से दुनिया नहीं चलती है? अरे देखो, वही तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले लोग ही तो दुनिया को मतलब तबाह कर रहे हैं, है कि नहीं है? तबाह कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? उनके अंदर भी तो इवोल्यूशन हो रहा है, उनके अंदर भी तो वैरायटीज आ रही हैं, वेरिएशंस आ रही हैं, उनके जेनेटिक मटेरियल भी डिफरेंट होता जा रहा है, उनकी नई नई स्ट्रेन आती जा रही है जेनेटिक मटेरियल की, वो भी वेरिएशंस कॉज करते, मतलब वेरिएशंस आती है उनके अंदर भी वेरिएशंस प्रोसेस होती है, ठीक है ना? वो हम बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे कैसे होती कैसे नहीं होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब कि एक ऑर्गेनिज्म से एक डॉटर जो या फिर ऑफस्प्रिंग जो बनती है, प्रोजेनी जो आती है, वो सेम रहती है, जिसको हम क्लोन भी कहते हैं, ठीक है ना? 2 डॉटर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको हम क्लोन बोल देते हैं, और रिप्रोडक्शन के अंदर हम पढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि ये नई बात नहीं है कोई, ठीक है? डिटेल में हम पढ़ लेंगे इधर भी। तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो क्लोन नहीं है, वो सेम है, कंप्लीटली सेम है, ठीक है ना? वो पेरेंट के भी जैसा है, और जो आपस में टू ईच अदर जो डॉटर सेल्स हैं वो भी एक दूसरे के सेम है, ठीक है ना? लेकिन उनमें वेरिएशंस होती हैं, टाइम टू टाइम वेरिएशन होते हैं, उनका भी एवोल्यूशन होता है, ठीक है ना? तो ये पूरी जो दुनिया है हेरिडिटी और वेरिएशन के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है? अगर ये नहीं होगा तो रिप्रोडक्शन के दौरान ना तो इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट हो पाएगी, ना वेरिएशंस आ पाएंगे, ठीक है? तो जेनेटिक्स का मतलब समझ में आया? जेनेटिक्स एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जो कि क्या करती है, किसके साथ स्टडी करती है? हेरिडिटी की स्टडी करेगी और वेरिएशंस की स्टडी करेगी। अब हेरिडिटी और वेरिएशन एक्चुअल में होती क्या है, अब हम ये जानते हैं। हेरिडिटी पे कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है एक्चुअल में। देखो, जेनेटिक्स जो है एक ग्रीक वर्ड से आया है। जेनेटिक्स क्या है? ग्रीक वर्ड से आया है, ठीक है ना? जिसका मतलब होता है जेनेसिस। जिसका क्या मतलब होता है? जेनेसिस। और जेनेसिस का मतलब आपको पता ही है, विच मीन्स टू ग्रो इनटू और टू बिकम। या तो किसी चीज़ को ग्रो करती है, फॉर्म करती है, या फिर किसी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है ना? ग्रो इनटू और टू बिकम, ठीक है ना? या तो कन्वर्ट होगी, या फिर ग्रो करेगी, या फिर किसी चीज़ को फॉर्म करेगी, ठीक है ना? जेनेसिस का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन। ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब फॉर्मेशन होता है। और एक आज मैं एक बात और बता देता हूँ आप लोगों को, जितने जो भी बायोलॉजी के अंदर मटेरियल है, जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी लाइन है, वर्ड हैं, कोई भी, वो वर्ड जो है ग्रीक में ही लिखे गए हैं, सारे ग्रीक में हैं। ग्रीक में आपको पता है क्यों लिखे जाते हैं? शायद आपको पता होगी ये बात, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को हो सकता है नहीं पता हो। कई बार क्या होता है कि कुछ बच्चे एब्सेंट हो जाते हैं क्लास में, तो जो टीचर बताता है तो वो नॉलेज उनके लिए हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। वो बुक में जो लिखा होता है वो तो पढ़ लेते हैं, पेपर तो दे देंगे, लेकिन जो उस टाइम की जो एक्चुअल नॉलेज जो टीचर देता है उस टाइम पे प्रेजेंट ना होने की वजह से वो खो देता है, गवा देता है उस नॉलेज को, ठीक है ना? तो वो नॉलेज फिर उसको काफ़ी साल बाद पता चलती है। पता तो चलती है, अगर वो पढ़ेगा आगे चल के तो पता चलेगी, ओबियसली पता चलेगी। लेकिन क्या है, जो नॉलेज हमें बहुत साल पहले पता होनी थी वो बहुत बाद में पता चल रही है, तो उसका नुकसान भी है, ठीक है ना? उसका हमें क्या कह सकते हैं, कर चुकाना पड़ता है एक्चुअली, ठीक है ना? तो ग्रीक वर्ड एक डेड लैंग्वेज है, एक डेड लैंग्वेज, जिसमें अगर मान के चलो मैंने जेनेसिस बोला है ना, एक ग्रीक का वर्ड है जेनेसिस। जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन ही होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है ना? जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन होगा। अब आपने बोला, आप बोलोगे, अगर डाउट क्लास में मेरे से ये बोलोगे कि सर अभी तो आपने बोला कि फॉर्मेशन, जेनेसिस का मतलब ग्रो होता है, बिकम होता है, और क्या कहते हैं, फॉर्मेशन होता है। एक्चुअली ये बेटा इंग्लिश के वर्ड है, ठीक है ना? इंग्लिश के वर्ड है ये। यहाँ तो एक ही वर्ड है जिसका मीनिंग एक ही है, ठीक है ना? लेकिन ये जो वर्ड हैं वो इंग्लिश के हैं। इसका मतलब ग्रो का मतलब कि ग्रोथ भी हो सकता है, बढ़ना भी हो सकता है, किसी नई चीज़ बनना भी हो सकता है, कन्वर्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ग्रोथ का मतलब, ग्रो का मतलब। लेकिन जेनेसिस का मतलब एक ही चीज़ है कि एक चीज़ से कोई नई चीज़ बन रही है, ठीक है ना? एक चीज़ से कोई नई चीज़ बन रही है, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूँ तो, ठीक है ना? अब जेनेसिस में क्या होता है वो आगे बताएंगे हम, कि जेनेसिस किस चीज़ की जेनेसिस होती है जेनेटिक्स के अंदर, वो हम बात करेंगे।
दूसरी बात, थोड़ा सा हम इनके हिस्ट्री एस्पेक्ट्स को भी अगर हम देखें, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स को भी अगर हम मद्देनज़र रखें, तो उसमें क्या है कि जेनेटिक्स जो है, इसकी जो टर्म है, नाम जो जेनेटिक्स है, ये नाम दिया था विलियम बैटेसन ने। विलियम बैटेसन ने कब दिया था? 1906 के अंदर। याद रखना है एक्चुअली, ये ऑप्शन में, ऑब्जेक्टिव्स में पूछ लिया जाता है। अगर वहाँ नहीं पूछा जाता है तो नीट में तो इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है ना। तो 1906 में विलियम बैटसन ने जेनेटिक्स टर्म दी थी। अब डिस्कवरी किसने की थी जेनेटिक्स की? फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, ये आप मुझे बताएंगे। बचपन से पढ़ते आ रहे हो, है ना, 9-10 क्लास से पढ़ते आ रहे हो, समझ रहे हो ना, तो आपको पता है इस चीज़ के बारे में, समझ गए। अब हम आगे बढ़ते हैं हेरिडिटी की तरफ। हेरिडिटी क्या होती है? देखो, जेनेटिक्स के अंदर दो ही वर्ड हैं, एक हेरिडिटी और एक वेरिएशन। मैंने अभी बताया हेरिडिटी क्या है, वेरिएशन क्या है। सबसे पहले हम हेरिडिटी के बारे में बात कर लेते हैं। हेरिडिटी होती है ट्रांसमिशन। किसका ट्रांसमिशन हो रहा है? इनहेरिटेड कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन हो रहा है। कहाँ से हो रहा है ट्रांसमिशन? पेरेंट्स से हो रहा है और उसके बच्चों के अंदर हो रहा है। जो उस माता पिता हैं, जो पर्टिकुलर पेरेंट्स हैं, उनके बच्चों के अंदर हो रहा है। जैसे कि हमारे मम्मी पापा, हमारे दादा दादी से हमारे पेरेंट्स के अंदर आए, हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर आए, और इनडायरेक्टली हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से हमारे अंदर भी आए, ठीक है ना। और हमसे हमारे बच्चों के अंदर जाएंगे, तो ये प्रोसेस जो है चलती रहेगी। ट्रांसमिशन की प्रोसेस जो है हमेशा चलती रहेगी। अगर ये रुक गई तो सब कुछ रुक गया। ट्रांसमिशन नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि बॉडी नहीं बन पाएगी। जाइगोट के अंदर क्या होता है? डीएनए ही तो होता है, मेल और फीमेल का। उसके अलावा और क्या होता है? बताओ। उसके अलावा कुछ नहीं होता है कि नहीं है? अगर होता है तो मुझे बता देना आप। तो यही तो है, यही जेनेटिक्स के अंदर ही जो डीएनए है, क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम के अंदर जो डीएनए होता है, उसके पास इंफॉर्मेशन होती है कंप्लीट बॉडी की प्रोटीन्स बनाने के लिए। जो प्रोटीन पर्टिकुलर ऑर्गन बनाती है, जो प्रोटीन पर्टिकुलर सेल बनाती है, टिश्यू बनाती है, या फिर हमारी बॉडी बनाती है, उस प्रोटीन की इंफॉर्मेशन किसके पास में है? डीएनए के पास में है, ठीक है ना। तो इस वजह से उस जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसमिशन होता है, कहाँ से? पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में। अब वो जो जेनेटिक मटेरियल है वो 99.9% सेम होता है, पेरेंट्स का भी और उनके बच्चों का भी। हालांकि पूरी दुनिया का सेम होता है, लेकिन लगभग जो रिलेटिव्स होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं, वो लगभग सारे क्रोमोजोम कहाँ से आए हैं? मम्मी पापा का ही तो क्रोमोजोम है, वो डीएनए है कि नहीं है? तो वही जो मम्मी पापा के अंदर जो प्रोटीन एक्सप्रेस कर रही थी, वही हमारे अंदर एक्सप्रेस करेगी। कौन सी अलग बात आ जाएगी? हाँ, क्रॉसिंग ओवर की वजह से वेरिएशन कोज हो जाती है, रिकॉम्बिनेशन की वजह से वेरिएशन कोज हो जाती है, म्यूटेशन की वजह से वेरिएशन कोज हो जाती है कि नहीं है? इस वजह से थोड़ा बहुत हम अलग दिखते हैं। अदरवाइज ये क्रॉसिंग ओवर, रिकॉम्बिनेशन या फिर म्यूटेशन नहीं होती ना, तो भी हम एज इट इज हम अपने पेरेंट्स के जैसे दिखते हैं, लाइक बैगेट्स लाइक, ठीक है ना, जो जैसा है वैसे ही, बिल्कुल, ठीक है ना। लाइक बैगेट लाइक, इसका मतलब क्या है? लाइक बैगेट लाइक का मतलब बताओ भाई, कि इसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो बिल्कुल बिल्कुल खुद के जैसी कॉपी करता है, खुद के जैसी, मतलब खुद के जैसा प्रोड्यूस करता है ऑफस्प्रिंग, ठीक है ना। खुद के जैसा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने का मतलब समझते हो? अब ये मत कह देते ना कि हम तो बिल्कुल सेम नहीं है अपने पेरेंट्स के। मैं कहना ये चाहता हूँ कि आगे जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, एनसीईआरटी की लाइन है, घबराना मत, कि एक एलिफेंट जो है वो सिर्फ बेबी एलिफेंट को ही जन्म दे सकता है, किसी इंसान को जन्म नहीं देगा, किसी डॉग को जन्म नहीं देगा, किसी कैट को जन्म नहीं देगा, किसी टाइगर को जन्म नहीं देगा, या फिर किसी अदर एनिमल को जन्म नहीं देगा। अगर वो एलिफेंट है तो वो एलिफेंट ही देगा। तो बिल्कुल हुआ कि नहीं हुआ लाइक बैगेट्स लाइक? बताओ। जो खुद के जैसा प्रोड्यूस करे ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, ऑफस्प्रिंग उसकी जो है खुद के जैसी हो, ठीक है, तो उसको लाइक बैगेट्स लाइक बोला है। समझ गए ना? क्लियर है? जैसे कि एक मैंगो सीड है, वो सिर्फ मैंगो का ही प्लांट प्रोड्यूस कर सकता है, फॉर्म कर सकता है, ना कि दूसरा कोई प्लांट, ना कि किसका? बेर का प्लांट हो गया, नीम का प्लांट हो गया, ट्री एक्चुअली, ठीक है ना। तो जो ये मैंगो का सीड जो है वो मैंगो ही प्रोड्यूस करेगा, मैंगो प्लांट ही प्रोड्यूस करेगा, कोई दूसरा प्लांट प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो हम कह सकते हैं दस द ऑफस्प्रिंग रिजेंबल्स देयर पेरेंट्स। बिल्कुल है भाई,
इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो पेरेंट हैं उनकी जो ऑफस्प्रिंग है वो पेरेंट से मैच करती है, पेरेंट्स के जैसी ही है, रिजेंबल है, सिमिलर है, सेम नहीं है, सिमिलर है, ठीक है ना, उसके जैसी दिखती है। ठीक है, समझ में आया नहीं आया? अगर नहीं आया है ना तो बता देना मुझे, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं वेरिएशन की। वेरिएशन का मतलब वैरायटीज, वैरायटी मतलब डिफरेंसेस मतलब पता है आपको कि जैसे कि कोई पेरेंट है, उसका बच्चा है, उसके हो सकता है उसके नाक एक जैसी हो सकती है, सेम हो सकती है, मम्मी पापा से मिलती जुलती हो सकती है, बिल्कुल सेम हो सकती है, आँखें बिल्कुल सेम हो सकती हैं, है ना, उसके हेयर जो हैं सेम हो सकते हैं, उसकी जो बॉडी का स्केलेटन है, शेप स्केलेटन की वो पेरेंट जैसी हो सकती है बिल्कुल, लेकिन वेरिएशंस भी तो हैं उनमें, डिफरेंसेस भी तो हैं, हम बिल्कुल डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं उन दोनों को, है कि नहीं है। तो इस प्रकार जो है वेरिएशंस भी आती हैं, और ये वेरिएशन का कॉज मैंने बता दिया कि किस वजह से जो है वेरिएशंस हो रही हैं, रिकॉम्बिनेशन की वजह से वेरिएशन हो रही है, ठीक है ना। जैसे कि ये एक डीएनए है, समझ रहे हो ना, और अगर मैं कलर लूँ दूसरा तो ग्रीन ले लेता हूँ, दूसरा, जैसे कि ये दूसरी स्ट्रैंड है, ये क्या है, एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ठीक है ना, इनके बीच में बॉन्ड होते हैं, है ना, कौन से होते हैं बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट रहता है इसके बीच में। आप लोगों ने 11th क्लास में बायोमोलिक्यूल के स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा होगा, बायोमोलिक्यूल चैप्टर में, कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, डीएनए के बारे में पढ़ा होगा, डीएनए आरएनए के बीच में डिफरेंस पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो जो ये एक तो है स्ट्रैंड रेड कलर की और एक है ग्रीन कलर की स्ट्रैंड, ठीक है ना। अगर मान के चलो इसका ये वाला पोर्शन यहाँ से कन्वर्ट हो जाए, ठीक है ना, ये वाला पोर्शन इसमें आ जाए, थोड़ा सा पोर्शन जो है ग्रीन का रेड में चला जाए और रेड का ग्रीन में आ जाए, तो वो क्या है, उसमें वेरिएशंस आ जाएंगे। देखो कैसे आ सकती है वेरिएशन, ये ग्रीन स्ट्रैंड थी, ठीक है ना, समझ गए। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो कलर लेके रेड कलर, ठीक है, अब क्या था, देखो ये जो है ये वाला पोर्शन इधर आ गया और ये वाला पोर्शन जो है इधर आ गया, मतलब क्रिस क्रॉस हुआ, ऐसे ऐसे ही तो हुआ था, ठीक है ना, ये वाला पोर्शन उधर चला गया, वो वाला पोर्शन उधर आ गया। अब ये थोड़ा सा जो बिल्कुल रेड कलर का था, ये डीएनए की जो स्ट्रैंड थी वो रेड कलर की थी, अब कैसी हो गई, कुछ पोर्शन इसका इस वाली स्ट्रैंड का हो गया, कुछ पोर्शन उसका पहली वाली स्ट्रैंड का हो गया, सेम इसमें। तो ये क्या है, यही अब इसमें म्यूटेशन कैसे, सॉरी मतलब डिफरेंसेस कैसे होते हैं, वेरिएशन कैसे आती है। देखो यहाँ पे मान के चलो, यहाँ पे था ATC, ठीक है ना, ग्रीन वाली में इस वाले ग्रीन वाले पोर्शन में था ATC, और इस वाले रेड में था कुछ भी मान लो CTG मान लो, ठीक है ना, न्यूक्लियोटाइड बेस पेयरिंग जो होती है ना, CTG, और यहाँ पे था ATC, नाइट्रोजनस बेस है ये जो मैं बोल रहा हूँ, आपको पता होगी डीएनए के बारे में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है 11th क्लास में, ये कोई नई बात नहीं है आपके लिए, ठीक है ना। ATC ऊपर है ग्रीन में और GTC क्या है, नीचे है। तो पहले जो है क्या कहते हैं, पहले कुछ ये इसका सीक्वेंस अलग था, अब इसका सीक्वेंस, इस स्ट्रैंड का सीक्वेंस चेंज हो गया, इस स्ट्रैंड का सीक्वेंस चेंज हो गया। अब जो ये सीक्वेंस था, अब जिस प्रोटीन को ये सीक्वेंस कोड कर रहा होगा, मान के चलो ये प्रोटीन पहले थी आई के कलर के लिए, ब्लैक कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल थी, ठीक है ना, अब ये कैसा थोड़ा सा ब्लूइश कलर हो जाता है, थोड़ा सा नीली आंखें हो जाती हैं ना कई बार, या फिर चमकीली आंखें हो जाती हैं, तो आई का जो है कलर जो है चेंज हो गया थोड़ा सा, ठीक है ना। अब उसके लिए उस प्रोटीन को बनाया गया, ब्लैक वाली प्रोटीन को नहीं बनाया गया, अब ये ब्लू वाली प्रोटीन को बनाएंगे, ठीक है ना। तो आई में डिफरेंसेस आ गए, है ना, पेरेंट्स से, पहले पेरेंट्स का आई का कलर था ब्लैक, अब कैसा हो गया, बच्चे के आई का कलर कैसा हो गया, ब्लू हो गया। तो ये ऐसे करके जो डिफरेंसेस आते हैं, इसी को हम वेरिएशन बोलते हैं। तो वेरिएशन क्या है, इट इज़ द डिग्री ऑफ डिफरेंसेज इन द प्रोजेनी, जो भी डिफरेंसेज होंगे प्रोजेनी के अंदर उसी को हम वेरिएशन बोलेंगे, एंड बिटवीन द प्रोजेनी एंड इट्स पेरेंट्स, जो खुद प्रोजेनी के अंदर और प्रोजेनी और उसके पेरेंट्स के बीच में जो डिफरेंसेज होते हैं उसी को हम वेरिएशन बोलते हैं। जो टर्म वेरिएशन है इसमें
ऐसा नहीं है कि वेरिएशन बहुत सारे चेंजेज होंगे तभी मतलब इसको वेरिएशन नाम दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर थोड़ा सा एक चेंज भी आ गया ना, थोड़ा सा एक चेंज भी आ गया तो भी हम इसको वेरिएशन नाम ही देंगे। जैसे कि देख लो ये, इसको स्मॉल रैबिट है, मीडियम रैबिट है, लार्ज रैबिट है, हाइट पे असर आ गया, हाइट में भी तो फ़र्क हो गया ना। ये लार्ज है, इसका कलर देखो, इसका कलर देखो, इसका इसके ईयर का साइज देखो, इसके ईयर का साइज देखो, तो डिफरेंसेस तो हैं। ठीक है, तो ये था हेरिडिटी और वेरिएशन के बारे में, जेनेटिक्स के बारे में। ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्रांचेज ऑफ जेनेटिक्स। अभी आपके लिए ये नेक्स्ट लेक्चर मैं अभी प्रिपेयर करूँगा आप लोगों के लिए, ये पहला लेक्चर है। अगर यहाँ तक कुछ समझ में नहीं आता है आपको या फिर समझ में नहीं आया हो तो मुझे डाउट क्लासेज में ज़रूर बताना। 5 बजे की आपकी डाउट क्लास है और सभी को मैं इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि सभी प्रेजेंट रहना। ठीक है ना। अगर जो काम आज का है, अगर वो काम आज ही कर लिया जाए, इससे ज़्यादा बेटर कुछ भी नहीं होता। अगर आज का काम कल के ऊपर टालोगे तो बर्डन जो बढ़ता चला जाएगा, डबल काम होता चला जाएगा, ट्रिपल, मतलब बहुत सारा जो काम है हमारे ऊपर वो प्रेशर क्रिएट होने लग जाएगा। ठीक है ना। इसी वजह से बच्चे फेल होते हैं। अगर टाइम टू टाइम क्लास लेते रहें, अटेंड करते रहें, प्रेजेंट रहें क्लास में, है ना, और डाउट पूछते रहें तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बहुत ही ईजी है बायोलॉजी। इसको आप लेक्चर से भी याद कर सकते हो। इसको जैसे कि 15-20 मिनट का लेक्चर हुआ, उसके बाद 15-20 मिनट खुद को दो, रिवाइज करो, उसमें से कोई डाउट आता है तो मुझसे पूछो। ठीक है ना। अब नेक्स्ट लेक्चर में जो हम ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी के बारे में, सॉरी ब्रांचेज ऑफ जेनेटिक्स के बारे में डील करेंगे। ठीक है ना। ओके, थैंक यू।